अब हम अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों, मेरिया या माड़िया विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1842 की अगली घटना, 1842 में अगला हुआ जनजातीय विद्रोह, मेरिया या माड़िया विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1842 में हुई अगली जनजातीय विद्रोह, मेरिया या माड़िया विद्रोह, जो हुआ था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में। ध्यान दीजिएगा, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा के प्रांगण से प्रारंभ हुआ था मेरिया या माड़िया विद्रोह। यह आपका है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी माता का मंदिर। दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेश्वरी माता मंदिर, जहां पर हुआ था मेरिया या माड़िया विद्रोह। दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण से प्रारंभ हुआ था मेरिया या माड़िया विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय 1842 की स्थिति में भारत के वायसराय थे एलिनबरो। भारत के वायसराय एलिनबरो, जिनका शासन काल है 1842 से लेकर 1844 तक। तो एलिनबरो ने 1842 में जब कार्यभार संभाला भारत के वायसराय के रूप में, तो 1842 में भारत के तात्कालिक वायसराय एलिनबरो ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात भारत में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले वायसराय है एलिनबरो। लेकिन एलिनबरो के बाद जो भारत के अगले वायसराय आएंगे दोस्तों 1844 से लेकर 1848 तक 4 साल, यह है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबलि प्रथा को पूर्णतः रोकने के लिए भारत में कानून बनाया। नरबलि प्रतिबंध हेतु एक कानून बनाया दोस्तों, नरबलि प्रथा प्रतिबंध कानून या नरबलि प्रथा निषेध कानून 1844। इसके प्रतिपादक है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अर्थात भारत में कानून के रूप में नरबलि प्रथा को रोकने के लिए जो कानून बनाया दोस्तों, यह बनाया है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। लेकिन 1842 में तात्कालिक वायसराय एलिनबरो के द्वारा भारत में नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों कि दंतेवाड़ा मंदिर में, ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा मंदिर में दंडामी माड़िया या सिर्फ माड़िया कहिए, दंडामी माड़िया या माड़िया जनजाति के द्वारा किसी व्यक्ति की बलि दी जाती थी दंतेश्वरी मंदिर के अंदर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दंतेश्वरी मंदिर में माड़िया या दंडामी माड़िया के द्वारा नर बलि देने की प्रथा प्रचलित थी। ताड़ी पेन्नू या माटी देव पूजा, ताड़ी पेन्नू या माटी देव पूजा माड़िया जनजाति के द्वारा, माड़िया या दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा ताड़ी पेन्नू प्रथा या माटी देव पूजा संस्कार के दौरान नर बलि प्रथा का प्रचलन था। जब ये बात तात्कालिक वायसराय एलिनबरो को पता चला तो उन्होंने भारत वर्ष में नर बलि प्रथा को निषेध कर दिया। जब नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया तब यहां पर माड़िया जनजाति के द्वारा दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ किया गया मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह 1842, और इसके नेतृत्व करता थे हिड़मा मांझी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुआ था मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह या इसी का दूसरा नाम है दोस्तों माड़िया विद्रोह। मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह, इसका प्रारंभ हुआ था 1842। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1842 में प्रारंभ हुआ है मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह और यह चला है 1863 तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरिया या माड़िया विद्रोह, मेरिया या माड़िया विद्रोह, इसका प्रारंभ हुआ था
इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1842 में। मेरिया तथा माड़िया विद्रोह का समापन हुआ है 1863 में। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे अर्थात हिड़मा मांझी के नेतृत्व में मेरिया या माड़िया विद्रोह का प्रतिपादन किया गया। और हिड़मा मांझी के सहयोगी थे दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर, अर्थात हिड़मा मांझी के सहयोगी थे इस विद्रोह में श्याम सुंदर दंतेश्वरी माता मंदिर के पुजारी, दंतेश्वरी माता मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर, जो कि दोस्तों मेरिया या माड़िया विद्रोह में हिड़मा मांझी के सहयोगी थे। अंततः इस विद्रोह का दमन किया है कैंपवेल ने, अर्थात इसके दमन करता थे दोस्तों कैंपवेल के द्वारा मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह का अंततः दमन किया गया। और मेरिया या माड़िया विद्रोह जो किया गया था दोस्तों, इसका प्रमुख कारण था नर बलि प्रथा प्रतिबंध का विरोध। नर बलि प्रथा पर लगाया गया दोस्तों प्रतिबंध, इसी के विरोध में चालू किया गया था मेरिया या माड़िया विद्रोह। दंतेश्वरी माता मंदिर में ताड़ी पेन्नू प्रथा या माटी देव पूजा संस्कार के दौरान किसी माड़िया व्यक्ति की बलि दी जाती थी, इन्हें मेरिया कहा जाता है। इसी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए तात्कालिक वायसराय एलिनबरो ने नर बलि प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया संपूर्ण भारतवर्ष से। लेकिन नर बलि प्रथा निषेध कानून 1844 में लाया जाएगा तात्कालिक वायसराय हार्डिंग प्रथम के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय नर बलि प्रथा प्रतिबंध इसको लगाया था तात्कालिक वायसराय। इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड एलिनबरो। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड एलिनबरो ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल रहा है 1842 से लेकर 1844 तक। इनके बाद वायसराय आते हैं दोस्तों, इनके बाद अगले वायसराय आते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। इनका शासनकाल रहा है 1844 से लेकर 1848 तक। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नर बलि प्रथा निषेध कानून बनाया, अर्थात लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा बनाया गया है दोस्तों नर बलि प्रथा निषेध कानून। नर बलि प्रथा निषेध कानून या अधिनियम, नर बलि प्रथा निषेध अधिनियम 1844 में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा नर बलि निषेध कानून बनाया गया 1844 में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन 1842 में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था तात्कालिक वायसराय एलिनबरो ने, क्योंकि इनका शासनकाल है 1842 से लेकर 1844 तक। अर्थात लॉर्ड एलिनबरो ने जब 1842 में कार्यभार संभाला एक वायसराय के रूप में, तो इन्हें पता चला कि भारतवर्ष में मंदिरों में नर बलि देने की प्रथा प्रचलित है, और इसी के तहत इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में नर बलि, वायसराय लॉर्ड एलिनबरो ने संपूर्ण भारतवर्ष में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इसे कानून बनाया है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, नर बलि निषेध कानून या नर बलि प्रथा निषेध अधिनियम
अधिनियम 1844, ध्यान दीजिएगा। तो जब तात्कालिक वायसराय लॉर्ड एलिनबरो ने 1842 में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो इसी के विरोध में माड़िया जनजाति के लोग के नेतृत्व में हिड़मा मांझी ने, मारवाड़ा जनजाति के हिड़मा मांझी के नेतृत्व में तथा दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर के द्वारा मेरिया विद्रोह तथा माड़िया विद्रोह का प्रतिपादन किया गया 1842 में। और इसके जांच करता थे दोस्तों, नर बलि प्रथा के जांच करता थे मैकफर्सन ने नर बलि प्रथा अर्थात दंतेश्वरी मंदिर में जो नर बलि होता है इसके जांच के लिए कमिटी बनाई गई और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मैकफर्सन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि दंतेवाड़ा मंदिर के दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माता मंदिर में माड़िया जनजाति के द्वारा ताड़ी पेन्नू प्रथा या माटी देव पूजा संस्कार के द्वारा व्यक्तियों की नर बलि दी जाती है। अर्थात ताड़ी पेन्नू प्रथा या ताड़ी पेन्नू पूजा या माटी देव पूजा एक नर बलि प्रथा है। तो यहां पर जांचकर्ता मैकफर्सन ने अपने रिपोर्ट में मैकफर्सन ने कहा कि ताड़ी पेन्नू पूजा या माटी देव पूजा एक नर बलि प्रथा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1842 में प्रारंभ किया गया है मेरिया या माड़िया विद्रोह। इस समय काकतीय वंश के शासक थे भूपाल देव। 1842 की स्थिति में काकतीय वंश के शासक थे भूपाल देव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस समय काकतीय वंश के शासक थे भूपाल देव। इस समय काकतीय वंश के शासक थे भूपाल देव, ध्यान दीजिएगा। 1842 में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड एलिनबरो ने संपूर्ण भारत में नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। यह है आपका दोस्तों दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता मंदिर में माड़िया जनजाति के द्वारा ताड़ी पेन्नू पूजा या माटी देव पूजा के दौरान माड़िया जनजाति के व्यक्ति का बलि दिया जाता था। अर्थात जब वायसराय लॉर्ड एलिनबरो ने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया तो इनका ताड़ी पेन्नू पूजा, माड़िया जनजाति का ताड़ी पेन्नू पूजा या माटी देव पूजा सफल नहीं हो पाया। अंततः हिड़मा मांझी के नेतृत्व में नर बलि प्रथा प्रतिबंध के विरोध में प्रारंभ किया गया 1842 में मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह। 1842 हिड़मा मांझी के सहयोगी थे दंतेश्वरी माता मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर और इस समय काकतीय वंश के शासक थे भूपाल देव। इसके दमन करता है दोस्तों कैंपवेल ने मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। इसके जांच के लिए दंतेश्वरी माता मंदिर में नर बलि दिया जाता है, इसके जांच के लिए एक कमिटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे मैकफर्सन ने अपने रिपोर्ट में कहा कि ताड़ी पेन्नू पूजा या माटी देव पूजा संस्कार एक नर बलि प्रथा है। माड़िया जनजाति के अनुसार मेरिया का मतलब होता है दंतेश्वरी माता मंदिर में जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है, बलि दी जाती है उसे मेरिया कहते हैं।
मेरिया कहते हैं। माड़िया जनजाति के अनुसार जिस व्यक्ति की दंतेश्वरी माता मंदिर में बलि दी जाती है उसे मेरिया कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों, मेरिया या माड़िया विद्रोह 1842। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा 1842 में संपूर्ण भारतवर्ष में नर बलि प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया। जब नर बलि प्रथा प्रतिबंध कर दिया गया तो नर बलि प्रथा प्रतिबंध के विरोध में हिड़मा माझी के नेतृत्व में मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह का 1842 में प्रतिपादन किया गया। इसके सहयोगी थे श्याम सुंदर, जो कि दंतेश्वरी माता मंदिर के पुजारी थे। इस समय काकतीय वंश के शासक थे भूपाल देव। अंततः 1863 में मेरिया विद्रोह या माड़िया विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया गया कैंप वेल के द्वारा। नर बलि प्रथा दंतेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में जो नर बलि प्रथा होता था, इसके जांच के लिए कमेटी बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे मैकफर्सन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ताड़ू पेन्नु पूजा या माटी देव पूजा एक नर बलि प्रथा है। मेरिया का मतलब होता है दोस्तों दंतेश्वरी माता मंदिर में जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है उसे मेरिया कहते हैं। अब हम अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों लिंगागिरी विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंगागिरी विद्रोह। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंगागिरी विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, अगला है लिंगागिरी विद्रोह। देखिएगा, यह आपका पकड़ना है दोस्तों बीजापुर। यह आपका है बीजापुर। बीजापुर में यह है दोस्तों लिंगागिरी। बीजापुर में यह पकड़ना है दोस्तों लिंगागिरी। लिंगागिरी बीजापुर में यह है लिंगागिरी। बीजापुर के लिंगागिरी में हुआ है लिंगागिरी विद्रोह। बीजापुर के लिंगागिरी में हुआ है दोस्तों लिंगागिरी विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, बीजापुर के लिंगागिरी में हुआ है लिंगागिरी विद्रोह। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय विद्रोह लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह हुआ है दोस्तों 1856 में प्रारंभ हुआ और 1856 में ही समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिंगागिरी विद्रोह जो कि प्रारंभ हुआ था 1856 में, मार्च 1856 में, और मार्च 1856 में ही ये समाप्त हो गया। लिंगागिरी विद्रोह 1856। तो इस प्रकार से बीजापुर के लिंगागिरी से प्रारंभ होता है 1856 में लिंगागिरी विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट 2 साल पहले चलते हैं 1854 में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। इसी के साथ बस्तर का भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। तो बस्तर के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के कारण ही लिंगागिरी विद्रोह का जन्म हुआ। यहां पर इसके नेतृत्वकर्ता थे धुर्वा राम माड़िया। धुर्वा राम माड़िया ने लिंगागिरी से प्रारंभ किया है लिंगागिरी विद्रोह। इसका मुख्य कारण था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह का प्रारंभ हुआ है 1856 में। 1856 में इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे धुर्वा राम माड़िया। धुर्वा राम माड़िया। धुर्वा राम माड़िया के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया 1856 में लिंगागिरी विद्रोह। इस समय काकतीय वंश के शासक थे बस्तर में। इस समय काकतीय वंश के शासक थे भैरम देव। इस समय काकतीय वंश के शासक थे भैरम देव। काकतीय वंश के शासक थे भैरम देव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय काकतीय वंश के शासक थे भैरम देव और इसका प्रमुख कारण था, लिंगागिरी विद्रोह का प्रमुख कारण था बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। बस्तर का ब्रिटिश
साम्राज्य में विलय, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। इसका प्रमुख कारण था दोस्तों बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, जो हुआ था 1854 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1854 में तात्कालिक वायसराय, 1854 में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल रहा है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बाद, अर्थात 1848 से लेकर 1856 तक भारत के वायसराय रहे हैं लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत 1854 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत, गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत, गोद प्रथा निषेध अधिनियम के तहत नागपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, जिसके फलतः बस्तर का भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय स्वतः हो गया। इसी के विरोध में धुरवा राम माड़िया के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया लिंगागिरी विद्रोह। बीजापुर के लिंगागिरी से प्रारंभ किया गया है 1856 में लिंगागिरी विद्रोह धुरवा राम माड़िया के द्वारा। कारण था बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। इसीलिए लिंगागिरी विद्रोह को संज्ञा दिया जाता है दोस्तों बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। इसे संज्ञा दिया जाता है लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। और इसी लिंगागिरी विद्रोह के तहत यह पकड़ना है दोस्तों बस्तर जिले में पकड़ना है दोस्तों। यह जगह है चीतलवार। बस्तर के चीतलवार में, बस्तर से 32 किलोमीटर पश्चिम की ओर है दोस्तों चीतलवार। बस्तर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चीतलवार। अर्थात अंततः यहां पर चीतलवार में लिंगागिरी विद्रोह के दौरान चीतलवार में हुआ है चीतलवार का युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीतलवार में हुआ है 3 मार्च 1856 को हुआ है चीतलवार का युद्ध। चीतलवार का युद्ध यहां हुआ है दोस्तों, चीतलवार का युद्ध। ब्रिटिश सेना और जनजातियों के नेतृत्व करता थे धुरवा राम माड़िया जनजाति। यहां पर दोस्तों जनजातियों के नेतृत्व करता है धुरवा राम माड़िया तथा ब्रिटिश सेना के बीच अंततः बस्तर के चीतलवार में होता है 3 मार्च 1856 में चीतलवार का युद्ध। और अंततः यहां पर चीतलवार के युद्ध के दौरान धुरवा राम माड़िया को 5 मार्च 1856 को गिरफ्तार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 मार्च 1856 को होता है चीतलवार का युद्ध। चीतलवार का युद्ध, यह युद्ध होता है दोस्तों धुरवा राम माड़िया के नेतृत्व में। जनजाति धुरवा राम माड़िया के नेतृत्व यह है दोस्तों, जनजातियों के नेतृत्व करता वर्सेस ब्रिटिश सेना। अंततः ब्रिटिश सेना धुरवा राम माड़िया को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद 5 मार्च 1856 को ही धुरवा राम माड़िया को फांसी दे दी जाती है। धुरवा राम माड़िया को फांसी दी जाती है। और इसी प्रकार दोस्तों अंततः 5 मार्च 1856 को ही लिंगागिरी विद्रोह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसीलिए धुरवा राम माड़िया को कहा जाता है छत्तीसगढ़ के दूसरे शहीद कहलाते हैं दोस्तों। दूसरे शहीद कहलाते हैं धुरवा राम माड़िया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं लिंगागिरी विद्रोह। ध्यान दीजिएगा,
1854 में तात्कालिक वायसराय, इसके जस्ट 2 साल पहले दोस्तों 1854 में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद प्रथा निषेध अधिनियम के द्वारा बस्तर का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इसके विरोध में धुरवा राम माड़िया के नेतृत्व में 1856 में लिंगागिरी से, बीजापुर के लिंगागिरी से लिंगागिरी विद्रोह का प्रतिपादन किया गया। और इस समय बस्तर के शासक थे, काकतीय वंश के शासक थे भैरम देव। लिंगागिरी विद्रोह को संज्ञा दिया जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। अंततः ब्रिटिश सेना और जनजातियों के बीच, जिसके नेतृत्व करता थे धुरवा राम माड़िया के बीच, बस्तर से एग्जैक्टली 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों चीतलवार। चीतलवार में 3 मार्च 1856 में हुआ है चीतलवार का युद्ध। चीतलवार के युद्ध के दौरान 5 मार्च 1856 को ही धुरवा राम माड़िया को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें 5 मार्च 1856 को ही फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से 5 मार्च 1856 को ही लिंगागिरी विद्रोह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से धुरवा राम माड़िया कहलाएंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के दूसरे शहीद। जा रहे हैं दोस्तों कोई विद्रोह, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोई विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, अगला है कोई विद्रोह। सुकमा के भेजी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ है कोई विद्रोह। सुकमा के भेजी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ है कोई विद्रोह। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कोई विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, अगला है कोई विद्रोह। सुकमा के भेजी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ है कोई विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है सुकमा। सुकमा में यहां पर कोंटा से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर यह है दोस्तों भेजी, यह आपका है भेजी। भेजी से प्रारंभ हुआ है कोई विद्रोह। भेजी से प्रारंभ हुआ है दोस्तों कोई विद्रोह। भेजी से प्रारंभ हुआ है कोई विद्रोह। 1859 कोई विद्रोह यह हुआ है दोस्तों 1859। कोई जनजाति के द्वारा किया गया है कोई विद्रोह 1859। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों सुकमा के भेजी नामक स्थान से प्रारंभ हुआ है कोई विद्रोह। भेजी जो कि कोटा के उत्तर की ओर 30 किलोमीटर उत्तर की ओर है, कोटा से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर यह है दोस्तों सुकमा का भेजी नामक स्थान, जहां पर कोई विद्रोह का प्रतिपादन किया गया। ध्यान दीजिएगा, नांगुल दोरला के नेतृत्व में 1859 में कोई विद्रोह का प्रारंभ भेजी से किया गया है। 1859 में नांगुल दोरला के द्वारा भेजी से कोई विद्रोह का प्रारंभ किया गया। इसका प्रमुख कारण था साल वृक्ष की कटाई। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन के पटरी के निर्माण हेतु या ट्रैक के निर्माण हेतु बीच में लगाना पड़ता है दोस्तों, 2 ट्रैकों के बीच में स्लीपर। अर्थात स्लीपर उस समय बनाए जाते थे लकड़ी के। तो यहां पर साल वृक्ष, पूरा बस्तर संभाग में साल वृक्ष के पेड़ों की सघनता है, इसी को देखते हुए यहां पर साल वृक्ष की कटाई की जा रही थी। जबकि कोई जनजाति के देवता माने जाते हैं साल वृक्ष, कोई जनजाति के देवता है साल वृक्ष। तो जब यहां पर साल वृक्ष की कटाई की जा रही थी तो यहां के कोई जनजाति के लोगों के द्वारा साल वृक्ष की कटाई का विरोध किया गया और यहीं से प्रारंभ होता है नांगुल दोरला के नेतृत्व में कोई विद्रोह। नांगुल दोरला जो कि यहां पर सुकमा में भेजी से 40 किलोमीटर उत्तर की ओर, यह है दोस्तों एक स्थान पोटे कला, यह है पोटे कला। पोटे कला के जमींदार थे नांगुल दोरला। नांगुल दोरला जो कि पोटे कला के जमींदार थे और भेजी के जमींदार थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भेजी के जमींदार थे जुग्गा
राजू, जुग्गा राजू जो कि भेजी के जमींदार थे और भोपाल पट्टनम के जमींदार है, ये पकड़ना है, भोपाल पट्टनम के जमींदार, भोपाल पट्टनम के जमींदार है राम भोई, राम भोई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से पोटे कला के जमींदार नांगुल दोरला के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया कोई विद्रोह। 1859 में नांगुल दोरला के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है कोई विद्रोह जिसके नेतृत्व करता थे नांगुल दोरला जो कि पोटे कला के जमींदार थे। और नांगुल दोरला के कोई विद्रोह में सहयोगी बनते हैं भेजी के जमींदार जुग्गा राजू तथा भोपाल पट्टनम के जमींदार राम भोई। तो इस प्रकार से साल वृक्ष की कटाई के विरोध में 1859 में नांगुल दोरला के नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है कोई विद्रोह, अर्थात कोई विद्रोह का प्रारंभ किया गया है 1859 में। इसके नेतृत्व करता है, इसके प्रमुख नेतृत्व करता है नांगुल दोरला के नेतृत्व में 1859 में प्रारंभ किया जाता है कोई विद्रोह। नांगुल दोरला के प्रमुख सहयोगी है भोपाल पट्टनम के जमींदार राम भोई जो कि भोपाल पट्टनम के जमींदार है दोस्तों, भोपाल पट्टनम के जमींदार राम भोई। और नांगुल दोरला जो कि पोटे कला के जमींदार है, पोटे कला के जमींदार, यह है दोस्तों नांगुल दोरला के सहयोगी बनते हैं कोई विद्रोह में भोपाल पट्टनम के जमींदार राम भोई तथा भेजी के जमींदार जुग्गा राजू, ये बनते हैं दोस्तों नांगुल दोरला के सहयोगी। जुग्गा राजू जो कि है भेजी के जमींदार। और यहां पर कोई विद्रोह का मुख्य केंद्र था दोस्तों, जहां पर कोई विद्रोह चला है, यह है भेजी, सुकमा के भेजी नामक स्थान में हुआ है कोई विद्रोह। तो यहां पर मुख्य कारण था साल वृक्ष की रेलवे ट्रैक के स्लीपर के निर्माण हेतु साल वृक्ष की कटाई की जा रही थी, जिसके विरोध में नांगुल दोरला के नेतृत्व में 1859 में प्रारंभ किया गया कोई विद्रोह। अर्थात इसका प्रमुख कारण था दोस्तों, साल वृक्ष की कटाई के विरोध में प्रारंभ किया गया कोई विद्रोह। और यहां पर प्रसिद्ध नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के बराबर, अर्थात कोई विद्रोह में प्रत्येक व्यक्ति साल वृक्ष से जाकर चिपक जाते थे और उनका कहना था कि साल वृक्ष को काटने से पहले आपको सबसे पहले मेरे सर को काटना पड़ेगा। इसलिए यहां नारा दिया गया, एक साल वृक्ष के बराबर, एक साल वृक्ष के बराबर। और अंततः ब्रिटिश सरकार को यहां पर साल वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। अंततः यह विद्रोह सफल रहा और अंततः ब्रिटिश सरकार को साल वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो यह था दोस्तों कोई विद्रोह। साल वृक्ष कटाई के विरोध में 1859 में पोटे कला के जमींदार नांगुल दोरला के नेतृत्व में कोई विद्रोह का प्रतिपादन किया गया और इसका मुख्य केंद्र था भेजी, सुकमा का भेजी। यह है दोस्तों कोटा से
30 किलोमीटर उत्तर की ओर भेजी। भेजी के जमींदार थे जुग्गा राजू और भोपालपट्टनम के जमींदार थे राम भोई। राम भोई और जुग्गा राजू ने भी नांगुर दोला का कोई विद्रोह में सहयोग किया। इसका प्रमुख नारा था एक सिर एक साल वृक्ष के बराबर। अंततः ब्रिटिश सरकार को कोई विद्रोह के सामने झुकना पड़ा और साल वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। अब हम अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों, मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों 1876 की घटना मुरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों मुरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, मुरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। देखिएगा, यह आपका पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं मुरिया विद्रोह या मुरिया विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। इसका प्रारंभ हुआ था बस्तर के मारेंगा नामक स्थान से। बस्तर के मारेंगा नामक स्थान से प्रारंभ हुआ है मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। बस्तर के मारेंगा नामक स्थान से प्रारंभ हुआ है मुड़िया विद्रोह। मुड़िया जनजाति के द्वारा किया गया है मुड़िया विद्रोह, या इसे हम कह सकते हैं मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह 1876। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगला हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह 1800। दोस्तों मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह 1876 दीवान गोपीनाथ कपड़दार के द्वारा जनजातीय किसानों के ऊपर अतिरिक्त लगान लगाया जा रहा था। इसी शोषण के विरोध में झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। इसका प्रारंभ किया गया दोस्तों बस्तर के मारंगा नामक स्थान से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 1876 में प्रारंभ होता है दीवान गोपीनाथ कपड़दार के आतंक के विरोध में मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। इसका प्रारंभ होता है दोस्तों 1876 में और इसके प्रमुख नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में दीवान गोपीनाथ कपड़दार के द्वारा अतिरिक्त लगान वसूलने के विरोध में प्रारंभ किया जाता है झाड़ा सिरहा के द्वारा मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह। अर्थात इसके प्रमुख नेतृत्व करता है झाड़ा सिरहा और इस समय काकतीय वंश के शासक रहते हैं दोस्तों भैरम देव। इसके शासक है दोस्तों भैरम देव। ध्यान में रखने वाली बात यह है दोस्तों कि भैरम देव इसके जस्ट पहले जो हमने कोई विद्रोह पढ़ा है, कोई विद्रोह के समय भी काकतीय वंश के शासक रहते हैं भैरम देव। कोई विद्रोह के समय भी काकतीय वंश के शासक है भैरम देव। तो मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह के समय काकतीय वंश के शासक है भैरम देव। काकतीय वंश के शासक है दोस्तों भैरम देव। अंततः मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह का दमन किया जाता है मैक जॉर्ज के द्वारा। अर्थात इस विद्रोह के दमन करता है मैक जॉर्ज के द्वारा अंततः मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह का दमन किया जाता है। मुड़िया या मुरिया विद्रोह का कारण होता है दोस्तों दीवान गोपीनाथ कपड़दार का आतंक। दीवान गोपीनाथ कपड़दार का आतंक अर्थात दीवान गोपीनाथ कपड़दार के द्वारा जनजातीय किसानों से अतिरिक्त लगान वसूला जाता है। तो इसी के विरोध में झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में 1876 में प्रारंभ किया जाता है मुड़िया विद्रोह या मुरिया विद्रोह और इस समय काकतीय वंश के शासक है भैरम देव।
कोई विद्रोह जो हुआ है 1859 में, उस समय भी शासक है दोस्तों काकतीय वंश के शासक भैरम देव। अंततः मुड़िया विद्रोह का दमन करते हैं मैक जॉर्ज के द्वारा अंततः मुड़िया विद्रोह का दमन किया जाता है। यहां पर मुड़िया विद्रोह को संज्ञा दिया जाता है दोस्तों, मुड़िया विद्रोह को संज्ञा दिया जाता है बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम, बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम की इसे संज्ञा दी जाती है, बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम की इसे संज्ञा दी जाती है। और इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आम की टहनी, आम की टहनी इसका प्रमुख प्रतीक चिन्ह है, आम का टहनी। ध्यान दीजिएगा। अंततः 2 मार्च 1876 को बस्तर का काला दिवस घोषित किया जाता है, बस्तर का काला दिवस। मुड़िया विद्रोह के दौरान बस्तर का काला दिवस घोषित किया जाता है 2 मार्च 1876 को, और इसके जस्ट बाद 8 मार्च 1876 को दमनकर्ता मैक जॉर्ज के द्वारा जगदलपुर में आयोजित किया जाता है मुड़िया दरबार। यह पकड़ना है दोस्तों जगदलपुर, यह आपका है जगदलपुर। जगदलपुर में आयोजित किया जाता है दोस्तों मुड़िया दरबार, आयोजित किया जाता है मुड़िया दरबार 8 मार्च 1876 को मैक जॉर्ज के द्वारा मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। मैक जॉर्ज के द्वारा जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है, मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है, और अंततः यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। 1876 में दीवान गोपीनाथ कपड़दार के द्वारा जनजातीय किसानों से अतिरिक्त लगान वसूलने के विरोध में झाड़ा सिराह के नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है बस्तर के मारिंगा से मुड़िया विद्रोह 1876। इस समय काकतीय वंश के शासक भैरम देव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई विद्रोह 1859 के समय भी काकतीय वंश के शासक है भैरम देव। अंततः मैक जॉर्ज के द्वारा मुड़िया विद्रोह का दमन किया जाता है। मुड़िया विद्रोह को संज्ञा दिया गया है बस्तर का महान स्वाधीनता संग्राम, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है आम की टहनी। 2 मार्च 1876 को बस्तर का काला दिवस घोषित किया जाता है, और 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मैक जॉर्ज के द्वारा मुड़िया दरबार का आयोजन किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों मुड़िया विद्रोह समाप्त हो जाता है। अब अगला हम देखने जा रहे हैं 1910 भूमकाल। अब हम अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों 1910 का विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। नेतानार के जमींदार वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में प्रारंभ किया जाता है भूमकाल विद्रोह। दीवान लाल कालेंद्र सिंह को उनके पद से हटाया जाता है, अर्थात दीवान के पद से हटाया जाता है, और नए दीवान बनाए जाते हैं बैजनाथ पंडा के द्वारा जनजातीय किसानों के ऊपर अतिरिक्त लगान लगाया जाता है। अर्थात दीवान बैजनाथ पंडा के द्वारा जनजातीय किसानों के ऊपर लगाए गए अतिरिक्त लगान के विरोध में नेतानार के तात्कालिक जमींदार वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में प्रारंभ किया जाता है भूमकाल विद्रोह 1910। और इस समय काकतीय वंश के शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इस समय काकतीय वंश के शासक रहते हैं रुद्र प्रताप देव। वीर गुंडाधर के नेतृत्व में 1910 में प्रारंभ किया जाता है भूमकाल विद्रोह, और वीर गुंडाधुर को सहयोग प्राप्त होता है माता या रानी स्वर्ण कुंवर देवी का तथा पुराने दीवान लाल कालेंद्र सिंह का। अंततः ब्रिटिश सेना और
ब्रिटिश सेना और विद्रोहियों के बीच अंततः युद्ध होता है दोस्तों बस्तर के अलवार में, और गिरफ्तार किए जाते हैं सोनू मांझी के मुखबिरी से गिरफ्तार किए जाते हैं वीर गुंडाधुर। लेकिन वीर गुंडाधुर 29 मार्च 1910 को फरार होने में सफल हो जाते हैं। तो ये अगली घटना हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, भूमकाल विद्रोह। चलिए दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं भूमकाल विद्रोह। अगला जनजातीय विद्रोह है दोस्तों भूमकाल विद्रोह। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भूमकाल विद्रोह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भूमकाल विद्रोह प्रारंभ हुआ है जगदलपुर के दक्षिण के तरफ। अगर हम जाएंगे दोस्तों, जगदलपुर से दक्षिण की तरफ 20 किलोमीटर दूर, यह है दोस्तों पूसपाल। यह पकड़ना है पूसपाल। जगदलपुर से दक्षिण की तरफ 20 किलोमीटर नीचे है दोस्तों पूसपाल। तो पूसपाल के बाजार से प्रारंभ हुआ था, पूसपाल के बाजार से प्रारंभ हुआ है भूमकाल विद्रोह। पूसपाल, बस्तर के पूसपाल नामक स्थान से, पूसपाल बाजार से प्रारंभ हुआ है भूमकाल विद्रोह। तो अगला है 1910 की घटना भूमकाल विद्रोह, जिसके प्रमुख नेतृत्व करता है दोस्तों वीर गुंडाधुर। ध्यान दीजिएगा, भूमकाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ है, भूमकाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ है दोस्तों 1910 में, और स्थान था जहां से भूमकाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था, यह स्थान है दोस्तों पूसपाल बाजार। पूसपाल बाजार जगदलपुर से 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर है दोस्तों पूसपाल। तो पूसपाल के बाजार से 1910 में वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है भूमकाल विद्रोह, अर्थात इसके नेतृत्व करता है वीर गुंडाधुर। इसके नेतृत्व करता है दोस्तों वीर गुंडाधुर। वीर गुंडाधुर जो कि नेता नार के जमींदार है, वीर गुंडाधुर जो कि नेता नार के जमींदार है। नेता नार के जमींदार वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में प्रारंभ किया गया था पूसपाल बाजार से भूमकाल विद्रोह। यह पकड़ना है दोस्तों पूसपाल बाजार से 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यह है दोस्तों नेता नार। यह पकड़ना है दोस्तों नेता नार, ये आपका है नेता नार। नेता नार के जमींदार थे, नेता नार के जमींदार थे दोस्तों वीर गुंडाधुर। वीर गुंडाधुर नेता नार के जमींदार थे वीर गुंडाधुर। जगदलपुर से दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर में 20 किलोमीटर में पड़ता है दोस्तों पूसपाल, और पूसपाल से दक्षिण की ओर 24 किलोमीटर दूर पड़ता है दोस्तों नेता नार, जहां के जमींदार थे वीर गुंडाधुर। तो वीर गुंडाधुर, नेता नार के जमींदार वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में 1910 में पूसपाल बाजार से प्रारंभ किया गया भूमकाल विद्रोह, और वीर गुंडाधुर का साथ देते हैं भूमकाल विद्रोह में इसके प्रमुख सहयोगी बनते हैं दोस्तों रानी स्वर्ण कुंवर देवी तथा पुराने दीवान लाल कालेंद्र सिंह। यही लाल कालेंद्र सिंह, दीवान लाल कालेंद्र सिंह को हटाया गया और इसके जगह लाया गया नए दीवान बैजनाथ पंडा को। तो बैजनाथ पंडा ने जनजातीय किसानों के ऊपर लगा दिया अतिरिक्त लगान, अर्थात दीवान बैजनाथ पंडा के आतंक के विरोध में पूसपाल बाजार से 1910 में वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया भूमकाल विद्रोह। अर्थात भूमकाल विद्रोह का प्रमुख कारण था दोस्तों नए दीवान बैजनाथ पंडा का आतंक। नए दीवान बैजनाथ पंडा का आतंक। नए दीवान बैजनाथ पंडा का आतंक।
दीवान लाल कालेंद्र सिंह को हटाकर नए दीवान बनाए गए थे बैजनाथ पंडा, और बैजनाथ पंडा ने जनजातीय किसानों के ऊपर लगा दिया था अतिरिक्त लगान। इसी के विरोध में नेता नार के जमींदार वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में पूसपाल बाजार से 1910 में प्रारंभ किया गया भूमकाल विद्रोह। वीर गुंडाधुर के सहयोगी बनती है रानी स्वर्ण कुंवर देवी तथा पुराने दीवान लाल कालेंद्र सिंह। और इस समय काकतीय वंश के शासक है दोस्तों रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव, काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के शासन काल में, काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप देव के शासन काल में हुआ है भूमकाल विद्रोह 1910। ध्यान दीजिएगा। अंततः ब्रिटिश सेना तथा वीर गुंडाधुर की सेना के बीच अंततः अंतिम झड़प होता है दोस्तों बस्तर के अलवार में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस्तर के अलवार में अंतिम झड़प होती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अंतिम युद्ध होता है वीर गुंडाधुर की सेना तथा ब्रिटिश सेना के बीच। अंतिम युद्ध होता है अलवार में। इसे हम कहेंगे दोस्तों अलवार का युद्ध। अलवार का युद्ध। और अलवार के युद्ध के दौरान सोनू मांझी के मुखबिरी के कारण वीर गुंडाधुर अंततः गिरफ्तार हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से अलवार का युद्ध होता है वीर गुंडाधुर की सेना तथा ब्रिटिश सेना के बीच। अंततः युद्ध होता है अलवार में 1910 में, और सोनू मांझी के मुखबिरी से अंततः वीर गुंडाधुर गिरफ्तार हो जाते हैं। यहां पर मुखबिरी करते हैं दोस्तों, मुखबिरी करते हैं दोस्तों सोनू मांझी। तो सोनू मांझी की मुखबिरी के कारण वीर गुंडाधुर अंततः गिरफ्तार हो जाते हैं। और इन्हें गिरफ्तार करते हैं, वीर गुंडाधुर को गिरफ्तार करते हैं दोस्तों, अर्थात भूमकाल विद्रोह के दमन करता है, भूमकाल विद्रोह के दमन करता है कैप्टन गेयर। कैप्टन गेयर के द्वारा वीर गुंडाधुर को गिरफ्तार किया जाता है 20 मार्च 1910 को कैप्टन गेयर के द्वारा वीर गुंडाधुर की गिरफ्तारी होती है दोस्तों, वीर गुंडाधुर की गिरफ्तारी। लेकिन 29 मार्च 1910 को वीर गुंडाधुर फरार हो जाते हैं। वीर गुंडाधुर फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने डिस्कस किया भूमकाल विद्रोह। भूमकाल विद्रोह का प्रमुख प्रतीक चिन्ह रहता है, भूमकाल विद्रोह का प्रमुख प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों डारा मिरी। डारा मिरी का मतलब होता है, पहला दोस्तों डारा मिरी का मतलब होता है, डारा का मतलब आम की टहनी। दूसरा मिरी का मतलब है दोस्तों लाल मिर्च। और इसके अतिरिक्त भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों मिट्टी का ढेला, धनुष और भाला। इन 5 चीज को मिलाकर बोला जाता है दोस्तों डारा मिरी। तो भूमकाल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह डारा मिरी, अर्थात आम की टहनी, लाल मिर्च, मिट्टी का ढेला, धनुष और भाला। और यहां पर भूमकाल विद्रोह में प्रमुख नारा दिया गया है बस्तर वासियों का है। बस्तर वासियों का है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस्तर वासियों का है के नारा के साथ नए दीवान बैजनाथ पंडा के आतंक के विरोध में 1910 में पूसपाल बाजार से नेता नार के जमींदार वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोह का प्रतिपादन किया जाता है। और भूमकाल विद्रोह में वीर गुंडाधुर के सहयोगी बनती है रानी स्वर्ण कुंवर देवी तथा पुराने दीवान लाल कालेंद्र सिंह। इस समय काकतीय वंश के शासक है रुद्र प्रताप देव। लेकिन सोनू मांझी के मुखबिरी के कारण अंततः अलवार के युद्ध के दौरान
वीर गुंडाधुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 20 मार्च 1910 को कैप्टन गेयर के द्वारा वीर गुंडाधुर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 29 मार्च 1910 को वीर गुंडाधुर फरार हो जाते हैं। अंततः भूमकाल विद्रोह का दमन किया जाता है दोस्तों कैप्टन गेयर के द्वारा, और मुखबिरी का काम करते हैं सोनू मांझी। यहां पर भूमकाल विद्रोह की प्रतीक चिन्ह है डारा मिरी, अर्थात आम की टहनी, लाल मिर्च, मिट्टी का ढेला, धनुष और भाला। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भूमकाल विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता है वीर गुंडाधुर।